अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है वो अगले चैप्टर में डिटेल से आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लें कि यदि कोई हमारे पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटॉम होता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा कि F4 स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, यहां पर मैंने लिखा Fe और यहां पर CN6 और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो पहचानने का तरीका यही है कि यदि किसी कंपाउंड में आपको यह स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ जाए तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक्चुअली यहां पर क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी मेटल होगा इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटॉम, सेंट्रल मेटल एटॉम, या सेंट्रल मेटल आयन भी कर सकते हैं। और यहां पर इस मेटल के अलावे जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है लिगेंड। अब एक से ज्यादा है तो लिगेंड्स बोल दीजिए, एक है तो लिगेंड बोलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर होता है और यह अपना लोन पेयर इसको देता है। इसके पास लोन पेयर होता है और यह अपना लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटॉम को देता है। तो सेंट्रल मेटल एटॉम तभी उस लोन पेयर को लेगा जब इसके पास कुछ खाली जगह होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इसके पास कुछ न कुछ ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, पूरे तो भरे होते नहीं है। तो यह आसानी से इससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, अब यह एज ए कैटेलिस्ट भी यूज होता है। कैटेलिस्ट जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, अब जैसे याद कर ले भाई, निकेल, प्लेटिनम, ये सब एज ए कैटेलिस्ट यूज होता है। कहां पर यूज करते हैं याद करो, जहां पर हमें हाइड्रोजन ऐड करना हो। उसके अलावे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यह भी वेनेडियम किस ग्रुप का मेंबर है? डी ब्लॉक का है क्या? तो मैंने यही कहा था कि या तो डी ब्लॉक के मेटल्स या डी ब्लॉक के मेटल्स के कोई भी कंपाउंड, वह जनरली एज ए कैटेलिस्ट यूज होता है। और याद दिला दो कि इसका यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जाकर के आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावे आयरन का यूज होता है। तो आयरन का यूज कहां पर आपने पढ़ा था? हेबर प्रोसेस में। जब अमोनिया बनाते हैं तो वहां पर आयरन का यूज होता है। रेड हॉट आयरन का यूज कहां पर होता है? बेंजीन बनाने में। अब तो यकीन हो गया कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये जो मेटल के कंपाउंड्स हैं, यह एज ए कैटेलिस्ट यूज होता है। अब यहां पर ये जानेंगे भाई क्यों होता है। अब क्यों होता है कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण होगा ही। अब इसके पीछे जो यहाँ पर कारण है वो कारण भी जान लेते हैं। नंबर 1 में आपको यहां पर याद रखना होगा, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। पहला पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल इट इज एबल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। यदि पेपर में यह क्वेश्चन आया कि डी ब्लॉक के मेटल या इसके कंपाउंड्स एज ए कैटेलिस्ट यूज क्यों होते हैं, क्वेश्चन ये है। इसके लिए आप सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखेंगे।
नंबर 1 में लिखेंगे छोटा छोटा बना करके, ड्यू टू प्रेजेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। नंबर 2 में लिखेंगे इट इज एबल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के कारण भी यह एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। याद हो गया होगा। पहला क्या हुआ, एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल। दूसरा, एबल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड, एबल टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। नंबर 3 में ड्यू टू सरफेस एरिया। तीन ही पॉइंट थे, याद हो गया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ये भी चौथा भी याद कर लो, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लीजिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट्स की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है। तो चौथा पॉइंट याद रख लो, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 4 पॉइंट्स में से जैसे मैं अभी भूल गया, तो हो सकता है आप भी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एक दो भूल जाए, तो कम से कम 2 तो याद रहेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग लर्न करके जाएं, याद करके जाएं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। अब इस जगह को मैं खाली कर देता हूं। साइज के बारे में मैंने कल बताया था क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज यहां पर क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, और फिर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी बात याद रखना कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटॉम्स, नॉर्मली आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इंक्रीज, लेकिन यहां पर हम लोग इंक्रीज नहीं बोलेंगे और डिक्रीज भी नहीं बोलेंगे। अब डी ब्लॉक की केस में देखिए क्या बोलेंगे वो सुन लीजिए और समझ लीजिए। सुन लो भाई। हाँ एक बात और, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ये तो याद हो गया, लेकिन क्यों होता है तो इसका कारण समझो। नहीं, यहां पर कुछ और ही कारण है। एक्चुअली डी ऑर्बिटल के पास जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, इसके डी ऑर्बिटल में जनरली क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मजबूत यहां पर मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और यदि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो यदि पेपर में आपसे यह पूछ दिया गया वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कुछ भी याद ना रहे तो वहां पर एक लाइन लिख देना, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है कि इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। डी ब्लॉक, ये डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ भाई, पहला क्वेश्चन था भाई इसका मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल्स।
क्लियर हो गया। अब यहां पर जो खास चीज अपने को देखना है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर साइज डिक्रीज होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, ये मैंने लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहां पर साइज इतना बड़ा होगा, इससे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा। लगातार यहां पर साइज क्या हुआ, डिक्रीज होता चला गया। लेकिन यहां पर 3 जगह साइज लगभग एक जैसे होंगे, इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, लेकिन फिर यहां पर साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब कारण ऐसा क्यों हो रहा है? स्कैंडियम टू Mn, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर d ऑर्बिटल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। स्कैंडियम से Mn तक d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देयरफॉर इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अब यहां पर आयरन से देखिएगा, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, आयरन से इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग शुरू हो जाता है, और यहां से लेकर के आगे इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आयरन का यहां पर बना रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6। इसमें तो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होने के कारण यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अब यहां पर 2 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लग रहा है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोथ फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है, और यहां पर जो रिपल्सन लग रहा है इसकी वजह से साइज फैलता है। अब यहां पर क्या हो गया, दोनों फोर्स काउंटर बैलेंस हो गया। अब एक फोर्स उसे सिकोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा फोर्स उसको फैलाने का काम कर रहा है। दोनों फोर्स की ताकत बराबर है, न तो वो फैल पाता है न तो सिकुड़ पाता है, तो साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे। इस केस में क्या होंगे, एक और पेयर्ड बढ़ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़े होंगे। यदि बाहर में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़े होंगे, तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा होगा। इधर से फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ गया, तो फिर दोनों क्या हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया। अब यहां पर देखो एक और पेयर्ड हो गया, तो यहां भी वही काम होगा। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो रिपल्सन का भी फोर्स बढ़ गया, तो यहां भी फिर क्या हो गया, काउंटर बैलेंस। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन तीनों में दोनों अपोजिट फोर्स क्या होते हैं, काउंटर बैलेंस होते हैं। अब मान लीजिए कि इतना राम कहानी भूल गए एग्जामिनेशन में, इतना तो याद रख सकते हैं। इन द केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट
and nickel work two types of forces in opposite direction. In the case of iron, cobalt and nickel work two types of forces in opposite direction. Both forces becomes counterbalance. Therefore, its size neither increase nor decrease. भाई यहाँ पर दोनों तरह के फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए इसका साइज ना तो घट पाता है और न ही बढ़ पाता है। लेकिन जरा से यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अचानक क्या हो गया, अचानक ये सब के सब पेड़ हो गए। या तो एक एक पेड़ बढ़ रहा था ना, इसमें क्या हो गए, 3 के बाद सीधे 5 के 5 पेड़ हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड ज्यादा होगा, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, इसका s ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड हो गया और d ऑर्बिटल्स भी फुल्ली फिल्ड हो गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। और एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा, यदि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मेटेलिक बॉन्ड मजबूत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मेटेलिक बॉन्ड कमजोर। तो यहां से लेकर के यहां तक सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक का, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है और ये सिक्स्थ ग्रुप है। छठे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, किसी भी पीरियड का होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो क्रोमियम के ठीक नीचे यहां पर देखो, ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, इसके नीचे क्या होगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में इसके नीचे होगा मोलिब्डेनम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इसके नीचे कौन होगा, टंगस्टन, W का मतलब टंगस्टन। और जो फोर्थ है ये बुक से देख लेना, मुझे याद नहीं है। तो इन सबों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक है। हालांकि इस लाइन में यदि हम इस पीरियड की बात करें तो क्रोमियम, इस पीरियड की बात करें तो मोलिब्डेनम, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो इसमें टंगस्टन। लेकिन इन तीनों में बात करें तो यहां पर कौन हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैंने क्लास में बताया था, यदि डेंसिटी की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑस्मियम का होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, ऑस्मियम का। शायद 22 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बुक से देख लेना और एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लेना। ठीक है ना, डी ब्लॉक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, घर में जाकर के पढ़ना है, अभी नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब इसमें दो खास नाम आते हैं, और वो दो खास नाम क्या आते हैं, नाम नोट कर लें। एक नाम आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक नाम आता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक में है लेकिन उसका यहां पर यूज है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर देखो ये होता क्या है, ये तो जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ने लगेंगे तब बात करेंगे। ये नाम मैंने यहां पर क्यों लिखा,
हम लोगों ने जनरली ये पढ़ा है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। नॉर्मली रूटीन में यही होता है, लेकिन जो यहां पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, यहां पर इसके साइज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हाँ, जो साइज सेकंड का होगा वही साइज किसका रहेगा, थर्ड का। अब पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, एक लाइन में आपको जवाब देना है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसके साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ऊपर वाले का साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। यानी कि फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज की यदि बात करें तो फर्स्ट सीरीज का साइज छोटा होगा और सेकंड सीरीज का साइज बड़ा होगा, तो सेकंड से बड़ा थर्ड का होना चाहिए, लेकिन अब ये चेंज नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। और क्यों होंगे, तो इन दोनों का जो साइज सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरे और चौथे का जो साइज सेम है ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, पहले मेरी बात सुन लो, पहले और दूसरे की बात करें तो पहले का साइज छोटा होगा और दूसरे का साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यदि दूसरे और तीसरे की बात करें तो इसके साइज आपस में बराबर है, क्यों है, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यदि तीसरे और चौथे की बात करें तो यहाँ भी साइज बराबर है, लेकिन ये लेंथेनॉइड के कारण नहीं है, ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। तो एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, अरे लेंथेनियम और एक्टिनियम का नाम सुने ना, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक में। तो जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ ब्लॉक में, दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरे की तरफ देखना ही नहीं है। एफ ब्लॉक में केवल ये पूछा जाता है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। और दूसरा आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। बस ये दो ही क्वेश्चन तो है, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब यहां पर डी ब्लॉक से रिलेटेड जितना हम लोगों ने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने पहले थर्ड यूनिट पढ़ लिया होगा, यदि किन्हीं का रह गया है तो कोई बात नहीं है, यहां पर सुन लो, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका कि थर्ड यूनिट से भी लिंक है। चलिए यहां पर शुरू करते हैं, अब बाद में कॉपी कर लेना। क्या ऊपर वाला कॉपी कर रहे हैं क्या? यस। चलो कर लो 1 मिनट में, कॉपी कर। क्लास में मैंने यही चीज समझाया था, क्लास में तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे ना, इसलिए आप थोड़ा सा व्यस्त हो जाए। हाँ, मतलब थोड़ा सा अंतर तो होगा ही ना, लोगों को लगता नहीं लेकिन मिलता जरूर है। हेलो प्लीज, यहां पर आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रोल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने +1 में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में +2 में थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो अपने को डी ब्लॉक में पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं या आयंस होते हैं, यहां पर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या यूज है। लेकिन ऊपर वाले को पढ़ने से पहले कुछ और खास चीजों को हम लोग जान लेते हैं।
यहां पर जो मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, इसका मतलब समझिए कि मैंने यहां पर लिखा क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास ZnSO4 है, FeSO4 है, निकेल सल्फेट है, प्लेटिनम सल्फेट है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड। अब या तो यह गैसियस स्टेट में होगा या तो फिर पानी में आपने इसको डिजोल्व कर दिया होगा। यदि वाटर में आपने डिजोल्व किया है तो उसमें उस केस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। यदि आपने पानी में इसे डिजोल्व नहीं किया है तो उस समय इनमें से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। समझ में आ गया। आपको एक लाइन में यहां पर याद रखना है कि जिस मेटल का मतलब जिस ट्रांजिशन मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उस मेटल से बने हुए कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जिस मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा उस मेटल के जो भी कंपाउंड होंगे, जैसे मान लीजिए जिंक मेटल है तो जिंक मेटल का कंपाउंड ZnSO4, ZnCl2, जिंक नाइट्रेट एक्सेट्रा। यदि यहां पर कॉपर है तो कॉपर से बनने वाला कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट। बात समझ में आ गई कि जिस ट्रांजिशन मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा उस मेटल का जो मेटेलिक कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पर मैंने लिखा है स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, इस मेटल के जो कंपाउंड होंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट? चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाए। पहले आप यहां पर देख लीजिए, एग्जांपल में मैंने क्या लिया है। यहां पर निकेल 2 पॉजिटिव है और यहां पर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है। तो निकेल 2 पॉजिटिव का मतलब कि निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा तो उस समय का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड होगा। दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी को जब आपस में आपने प्लस किया तो आपको मिला 2.49 into 10⁻³ किलो जूल पर मोल। यहां तक समझ में आ गया? उसी टाइम में प्लेटिनम ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां भी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। प्लेटिनम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किया गया होगा तो प्लेटिनम ने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको इतने एनर्जी की जरूरत हुई होगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि निकेल 2 पॉजिटिव वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा या प्लेटिनम 2 पॉजिटिव वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? यहां पर मीडियम मेंशन नहीं है। मैंने यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यह सॉलिड स्टेट में है या गैसियस में है, ये मोल्टेन स्टेट में है, ये एक्वा सॉल्यूशन में है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है। यदि यहां पर कुछ भी नहीं बोला गया है तो निश्चित रूप से समझना है कि कम से कम ये वाटर में तो नहीं। तो उस केस में देख लीजिए इन दोनों में से किसका वैल्यू कम है, आप लोग खुद बोले। निकेल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसका मतलब कि निकेल का जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर आप एरो इस तरीके से, ये पॉइंट समझ में आ गया प्रवीण जी? चलो अब बात करते हैं निकेल 4 पॉजिटिव और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव का। अब 4 पॉजिटिव है तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं और यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी
चारों को हमें प्लस करना होगा। और यहां पर देख लीजिए मैंने लिख दिया है, चारों को आपने यहां पर प्लस किया और प्लस करने के बाद देखिए यहां पर आपको क्या मिलता है। निकेल के लिए तो आपको मिलता है 11.29 इंटू 10⁻³ और प्लेटिनम के लिए आपको मिलता है 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। इस बार बताइए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? प्लेटिनम होगा। तो यहाँ पर एरो आप इस तरीके से घुमाते हैं। समझ में आ गया? आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल यही याद रखना है कि जिसका आयनीकरण एंथैल्पी लो होगा उसके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसका आयनीकरण एंथैल्पी हाई होगा वह कम स्टेबल होंगे। हम कंपेयर यहां पर करेंगे। कोई डाउट? आगे चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर एक्वस सॉल्यूशन का, कि यदि यही कंपाउंड पानी में घुला हुआ हो, अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो यदि यह पानी में डिजोल्व किया गया है, वाटर में आपने डिजोल्व कर दिया है, तो अब यहां पर केवल आयनीकरण एंथैल्पी इसके स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। अब यहां पर यह डिसाइड कौन करेगा? यह डिसाइड करेगा इसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP का पूरा नाम हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पर जिसका SRP लो होगा, जिसका SRP लो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका SRP हाई होगा वह कम स्टेबल होंगे। अब यहां पर जरा से इस SRP के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब यहां पर SRP का कंसेप्ट समझते हैं। यह सिंपली यूं कर दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं यहां पर आपको केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट देकर के आपको पूरा चैप्टर तैयार करवाना चाह रहा हूं। तो मान लो कि भाई आपके पास यहां पर कोई एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और अभी यह सॉलिड स्टेट में है। तो अत्री को छोड़ करके बाकी और सभी बच्चे बोल सकते हैं कि क्या यदि यह सॉलिड स्टेट में है तो यह मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा? तो मोहित ने बोला कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? कुछ तो लॉजिक होगा। तुक्का नहीं। +1 में आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। +1 में जो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था, दोबारा मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। ध्यान से सुन लें। रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव one valence electron from isolated and gaseous atom। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास कोई मेटल है, यानी कि कोई एटॉम है या कोई आयन है, पहली बात कि वह इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब अकेला होगा। तो यहां पर भाई ये मेटल बिल्कुल अकेला है। नंबर 2, वह गैसियस स्टेट में होने चाहिए, लेकिन ये किस में है? सॉलिड स्टेट में। एस लिखा हुआ है, इसका मतलब यह सॉलिड स्टेट में है। तो पहले तो हमें इसको उस लायक बनाना है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। तो क्या होगा? इस मेटल को पहले गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे क्या? अब कोई भी सॉलिड यदि सीधे गैस में चेंज हो रहा है
तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सावन। यदि कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, सब्लिमेशन। और यदि सब्लिमेशन के डेफिनेशन की बात की जाए तो रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुन ले, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस टू गैसियस स्टेट। 1 मोल आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसे आपने डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर ही आपने इसे गैस में बदल दिया। तो सॉलिड को गैस में बदलने के लिए आपने इसको जितने अमाउंट में हीट एनर्जी दिया उसे कहा जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहां पर लिखते हैं डेल्टा, यहां पर आपने लिखा है SUB, सब का मतलब सब्लिमेशन, और एंथैल्पी को जनरली आप H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपने सिस्टम को एनर्जी दिया है तो सिस्टम का एनर्जी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, यह कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। जब कोई भी सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह एंडोथर्मिक, यदि रिलीज करता है तो वह एक्सोथर्मिक। चलो, अब यह गैसियस स्टेट में बदल चुका है, आइसोलेट भी है, अब यह इलेक्ट्रॉन लूज करने के पोजीशन में है। अब इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, M के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, लेकिन स्टेट क्या रहेगा? गैसियस ही रहेगा, क्योंकि इसने अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कि इसे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यदि इनकेस इसने दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसे जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं वो करेगा अपनी स्टेबिलिटी, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यदि आपने इस कंपाउंड को पानी में डाल दिया, इससे बनने वाला जो कंपाउंड है इसे आपने कहां पर डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो जब पानी में डालेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होंगे क्या? और वाटर मॉलिक्यूल यदि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस या गैसियस आयन के द्वारा के साथ अटैच होता है तो उस समय क्या करता है? यह हीट एनर्जी रिलीज करता है। यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होगा, जुड़ेगा, तो यह क्या करेगा? हीट एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि यहां पर क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या यहां पर क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। अब जितने अमाउंट में इसने हीट एनर्जी को रिलीज किया, निकाला, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहां पर उसी तरीके से डेल्टा लिख देता हूं, HYD मीन्स हाइड्रेशन, और यहां पर मैंने H लगा दिया। ये क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अभी तक ये क्या था? गैसियस स्टेट में था, लेकिन अब जो यहाँ पर M2 पॉजिटिव है, यह क्या हो गया? F+ हो गया। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओर। पेपर में आ गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक लाइन में आपका जवाब है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सम ऑफ, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ क्या भाई? सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड,
अब देखो यहां पर मैंने केवल आई डॉट ई लिखा है, इसमें सारे आयनीसन एंथैल्पीज आ गए, ठीक है ना। एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नोन एज एंट्रोपी, सॉरी इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इन तीनों का सम है क्या, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो भाई, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, सावन जरा बताइए कि किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। सब्लिमेशन एनर्जी, देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मैंने लिखा है, उसके बाद यहां पर क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पर देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट, अब कोई डाउट नहीं। तो अब आगे हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए प्लीज, यहां पर दो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए हैं, एक M2/M और एक M3/M2। इसका मतलब ये है, यहां पर समझिए, इसका मतलब ये है कि M2 ने यानी कि ये चीज इसके अंदर चेंज होगा, ये जो M2 पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमने लिखा है SRP रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना हमने यहां पर क्या लिखा है, SRP रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर M2 पॉजिटिव जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यह मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे आसानी से मेटल में कन्वर्ट कौन होगा, ऊपर वाले लाइन में देखिए, तरीका मैं बता रहा हूं। इसमें जो पॉजिटिव होगा वह मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर Cu मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हमारे पास M है और मैं ये चाहता हूं कि यह M2 पॉजिटिव बन जाए और यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यहां पर जरा ध्यान से देख लो, मैंने लिखा है लोअर द SRP, लोअर द SRP यानी कि जिसका SRP लो है वह क्या होगा, गुड रिड्यूसर होगा, यानी कि वह आसानी से सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, और खुद क्या होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब यहां से लेकर के वहां तक में देख लो भाई कि सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसका है, TI है -1.63, ज्यादा निगेटिव है, तो यह आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वह इसमें बदल जाएगा। और यदि आयन को मेटल में बदलना है तो सबसे आसानी से कौन बदलेगा, वो कॉपर बदलेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। एक बात याद रखना है, ये मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में केवल एक कॉपर ऐसा एलिमेंट है जिसका SRP का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सबों का निगेटिव होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ध्यान से देखना,
इससे कम निगेटिव ये है, इससे कम निगेटिव ये है, लेकिन यहां पर चेंज हो गया क्या ऑर्डर। यहां पर एसआरपी का वैल्यू धीरे धीरे एक निश्चित पैटर्न में चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर अचानक ज्यादा निगेटिव हो गया। तो ये तो इसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नंबर 2 देखो, ये प्लस था, फिर ये अचानक निगेटिव हो गया, इसका कारण बताना है। तो समझ लो ऐसा क्यों हुआ। पहले तो इसका कारण मैं बताता हूं। अभी मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसी को डेल्टा आर एच भी लिखा हुआ मिल जाता है, याद रखना। कहीं कहीं पर ई नॉट को यहां पर डेल्टा आर एच भी लिखा हुआ मिल जाता है। यह डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, सब्लिमेशन एनर्जी के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। ये दोनों क्या था, पॉजिटिव, और ये क्या था, निगेटिव। तो आपको ये याद रखना होगा कि इन द केस ऑफ कॉपर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। जैसे लो का सेंस हमारा मैग्नीट्यूड से, मान लीजिए कि यहां पर 10 किलो जूल है, यहां पर 3.34 किलो जूल है, और यहां पर 13 किलो जूल है। इन दोनों के सम से इसका वैल्यू देखो कम है क्या, ये यानी कि सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका सम यहां पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया हाइड्रेशन एनर्जी से। तो यहां पर ये दोनों कंपनसेट नहीं कर पाता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 13.34 में से आप 13.0 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 0.34 मिला क्या। ये वैल्यू मैंने एज्यूम कर रखा है, कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू होता है, यहां तक समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर मेटल है, ये आयन नहीं बनाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं कॉपर मेटल के ही रूप में रहूं। यही कारण है कि कॉपर एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यदि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है, तो ड्यू टू पॉजिटिव एसआरपी, ड्यू टू पॉजिटिव एसआरपी। इसका एसआरपी पॉजिटिव होता है, इसलिए यह मेटल के ही फॉर्मेट में रहना पसंद करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो Mn होता है, मैग्नीज, जो मैग्नीज है इसका यहां पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। यहां पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3d5 4s2 मिलेगा क्या। और जो Zn है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, यहां पर क्या मिलेगा, 3d10 4s2। तो यहां पर इसका d ऑर्बिटल क्या है, जस्ट हाफ फील्ड है, स्टेबल होगा। और जो जिंक है इसका d ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फील्ड है, ये भी स्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या आसान है कि यह अपना ये इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर देता है तो यहां पर क्या मिलेगा, 3d5 जस्ट हाफ होगा। तो यानी कि Mn2 पॉजिटिव
ज्यादा स्टेबल होगा, और यहां पर Zn2 पॉजिटिव भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इन दोनों का जो वैल्यू होता है अचानक ज्यादा निगेटिव हो जाता है स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है सर। अब समझ में आ गया। अब उसी तरीके से यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो आपको 100 बात की एक बात याद रखने हैं, जो यहां पर पॉजिटिव है उसमें यह आसानी से इसमें चेंज होना चाहेगा, और जहां पर निगेटिव है वह M3 के फॉर्मेट में ही रहना पसंद करेगा। जहां पर ये पॉजिटिव है वहां पर M3 से M2 में जाना पसंद करेगा। जहां पर यह निगेटिव है वह क्या रहेगा, M3 में रहना पसंद करेगा, M2 पॉजिटिव में जाना पसंद नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अब पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया था, अब उस क्वेश्चन का आंसर इस बेस पर ढूंढना। ठीक है सर। ठीक है, आज की सेवा यहां तक रखते हैं।